हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से द्विवेदी फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं ओम नियम के अनुप्रयोग की और किस तरह से हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो किसी विद्युत परिपथ में चालक का प्रतिरोध हम कम कर लेते हैं और कैसे किसी चालक में प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो कैसे हम इन प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। और इस अवधारणा को हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के रूप में। प्रश्न इस तरह से आता है कि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिणामी प्रतिरोध की गणितीय विवेचना कीजिए, या प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हो, समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हो, गणितीय व्याख्या कीजिए। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में आता है। ये 3 नंबर का बहुत ही सॉलिड और बहुत ही मजेदार प्रश्न माना जाता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में कैसे संयोजित करते हैं। आइए इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रतिरोधों के संयोजन से क्या आशय है। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जब हम एक रेजिस्टेंस के साथ किसी दूसरे रेजिस्टेंस को, उसके साथ तीसरे रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है और इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। इसके पहले अगर हम फर्स्ट यूनिट पर बात करें तो हम कैपेसिटर्स को कंबाइन कर चुके हैं, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। इसी तरह से एक और धारणा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मानी जाती है। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा या विभवांतर को प्रभावित करने के लिए प्रतिरोध के रूप में अवयव को घटाना हो या बढ़ाना हो तो एक या एक से अधिक प्रतिरोध हम कैसे परिपथ में श्रेणी क्रम में उन प्रतिरोधों को आपस में श्रेणी क्रम में, परिपथ में समांतर क्रम में उन प्रतिरोधों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ करके कैसे रिजल्टेंट प्राप्त करते हैं, इस घटना को हम कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। बच्चों, प्रतिरोधों को हम आपस में दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। मतलब देयर में बी टू टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। फर्स्ट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, अगर हम प्रश्न का उत्तर टटोलें तो हम ये कहते हैं कि जब किसी प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और इसी तरह से अन्य प्रतिरोधों को भी क्रमशः संयोजित करें तो बाह्य परिपथ के दोनों सिरों से संयोजित करने के लिए प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा उपस्थित रहता है। इसलिए इस तरह का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। एक चीज जो मैथमेटिकल डेरिवेशन में आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम सीरीज कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो जो टू टर्मिनल ऑफ द आउटपुट है उसमें देखिए ये फर्स्ट टर्मिनल जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और सेकंड टर्मिनल ऑफ द इनपुट वोल्टेज है वो लास्ट टर्मिनल ऑफ द लास्ट रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, करंट के फ्लो होने की एक ही दिशा रहती है, करंट के फ्लो होने की एक ही दिशा रहती है, यानी करंट डज नॉट डिवाइड हियर। तो फिर क्या डिवाइड, यहां जो है प्रतिरोध के परिमाण के आधार पर उनके दोनों सिरों के बीच विभवांतर का मान विभाजित हो जाता है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वो जो है डिवाइड हो जाता है, यानी टोटल इनपुट वोल्टेज भी डिवाइड्स इन दीज ऑल पार्ट्स एज विच आर कंबाइंड इन रेजिस्टेंस। ठीक, तो जिस तरह से धारा का मान हमने प्रवाहित किया है, एक ही मार्ग में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण क्या डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज। आगे दूसरी बात भी करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं।
मतलब आपको जब लिखना है तो गणितीय विवेचना में क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि चित्रानुसार R1, R2 और R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और चित्रानुसार पहले प्रतिरोध के प्रथम सिरे A से निवेशी वोल्टेज या जो इनपुट आपका वोल्टेज है उसका एक टर्मिनल जोड़ दिया गया है और तीसरे प्रतिरोध R3 के दूसरे सिरे से आउट इनपुट वोल्टेज का दूसरा टर्मिनल जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से दोनों सिरों के बीच एक ही मार्ग में धारा का प्रवाह हो रहा है, इसलिए धारा विभाजित नहीं होती, किंतु प्रतिरोधों के परिमाण के अनुसार अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइड्स इन 3 पार्ट्स। ठीक, तो इस तरह से ये आप लिख देते हैं। तब आपको अब क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ है, एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ है। इसमें आप बताइए कि ओम नियम से हम जानते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR। तब पहले प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर V1 है वो कैसे डिफाइन होगा, I इंटू R1 के रूप में। इसी तरह से V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, यानी जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज भी है दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल दीज वोल्टेज दैट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स, R1 में V1, R2 में V2 और R3 में V3। इस तरह से टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट डिवाइड्स इन इक्वल टू V1, V2 and V3 means V can be expressed as V is equal to total of V1, V2 and V3। अब V is equal to V1 plus V2 plus V3 आपने लिखा, आपको V1, V2, V3 की वैल्यू मालूम है ओम नियम से, तो I इंटू R ये V की वैल्यू हो गई, I1 इंटू R1, अब I1 यानी I, I2 यानी I और I3 भी यानी I, नो वे चेंज। ठीक, तो इस तरह से I जो है कॉमन है, राइट हैंड साइड में भी ऑल टर्म्स में और लेफ्ट हैंड साइड में भी आई हुई है। तो आई क्या होती है, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाती है और आपको जो रिजल्टेंट आर ऑफ दिस सर्किट है वो कैसे मिल जाता है, एज द एडिशन ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेस कंबाइंड इन सीरीज सिस्टम। मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल परिमाण है या इनके मान का जो योगफल है वह परिपथ का परिणामी प्रतिरोध होता है। यानी श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यहां एक चीज जरूर आप नोट करिए, वो क्या, अब इसमें अगर मैं मान लूं आपको बताऊं कि इन सभी प्रतिरोधों के परिमाण जो है समान है, मान लीजिए R परिमाण के n जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं और उनका जो परिणामी प्रतिरोध है वो R है, तो ये परिणामी प्रतिरोध कैसे प्राप्त हो जाएगा, R जोड़ते जाइए कितने बार, n टाइम्स आप इनको जब जोड़ देते हैं तो ये परिणामी प्रतिरोध मिल जाता है n इंटू R के बराबर। यानी इसको कह सकते हैं एक प्रतिरोध के परिमाण का nवां गुना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे कि यदि समान परिमाण के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो परिणामी प्रतिरोध एक प्रतिरोध के परिमाण का n गुना होता है, अर्थात प्रतिरोध का परिमाण बढ़ जाता है। दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है ये प्रश्न, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन से परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है या घट जाता है, तो बढ़ जाता है, यहां अधिक हो जाता है या कमी है तो अधिक हो जाता है। तो ये जो है आपका ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक इसी तरह से बच्चों अपन समांतर क्रम संयोजन की भी बात कर लेंगे। यानी यहां आपको ये चीज सीखना है कि यदि आपको पूछा जाए कि यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को कम करना है, प्रतिरोध को कम करना है तो कैसे जोड़ेंगे, या प्रतिरोध को अधिक करना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें से आपको अभी जो उत्तर मिला वो ये है, श्रेणी क्रम संयोजन में
परिपथ का परिणामी प्रतिरोध अधिक हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी किसी परिपथ का प्रतिरोध आपको बढ़ाना हो तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। अब बच्चों आपको हम बताएंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या है और इसका परिणामी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे यानी जो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध है वो कैसे डिवाइड होता है। अगर मैं पहले आपको ये बताऊं कि परिभाषा इसकी क्या है, तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा इस चित्र से ही बतानी चाहिए। वो कैसे? इसमें देखिए कि ये 3 प्रतिरोध हैं, आपको चित्र में दिखता होगा। 3 प्रतिरोध हैं, इसको अपन कहते हैं कि ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। इसको ऐसे तो ए और बी टर्मिनल के बीच में देखिए सभी प्रतिरोधों के फर्स्ट टर्मिनल एक साइड में और सभी प्रतिरोधों के जो सेकंड टर्मिनल है वो एक साइड। यानी अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों में से सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरों को बाह्य परिपथ के एक सिरे से जोड़ दें और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को बाह्य परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ दें, तो इस तरह का जो संयोजन है उसे समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसमें देखिए वोल्टेज का डिवीजन या करंट का डिवीजन ये कैसे इफेक्ट होता है, ये आपको यहां सीखने को मिलेगा। देखिए यहां जो टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई किया है आउटपुट के रूप में, इसमें टोटल टर्मिनल कितने? केवल 2 टर्मिनल है। यानी जब हम आउटपुट वोल्टेज या वोल्टेज इनपुट करते हैं, आउटपुट सर्किट से वोल्टेज इनपुट करते हैं, तो ये करंट यहां से फ्लो होती है और जब यहां तक जाती है तो इसके अलग अलग वेव्स हो जाते हैं। कुछ यहां चली जाती है, कुछ यहां चली जाती है और कुछ यहां चली जाती है। इसका भी एक आशय होता है बच्चों कि कितनी कहां से जाएगी। रेजिस्टेंस क्या है? धारा के मार्ग में व्यवधान पैदा करने वाला कारक है। तो ये जितना व्यवधान करेगा उतना कम जाएगी, जितना कम व्यवधान पैदा करेगा करंट उतना ज्यादा जाएगी। यानी अगर हम ये कहें कि इसमें I1 करंट जाती है, इसमें I2 करंट जाती है, इसमें I3 करंट जाती है, तो एक चीज तो तय हो गई कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस वे चेंजेस के कारण जो फ्लोइंग करंट है डिवाइड्स इनटू रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, बट 2 terminals are constant here, 2 terminals are fixed here, therefore total applied voltage remains constant always, है ना। ये आपको बताना है कि मतलब अब श्रेणी क्रम की बातें नहीं करेंगे। समांतर क्रम संयोजन में बाह्य परिपथ में दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर विभाजित नहीं होता है, किंतु अलग अलग मार्ग में प्रतिरोध संयोजित होने के कारण इन प्रतिरोधों के दोनों सिरों पर बहने वाली धारा का मान बदल जाता है। इसका न्यूमेरिकल भी अपन देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन यहां पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यानी अब हम देख क्या रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे हैं, है ना। तो उसको चलिए देखते हैं कि कैसे। अब ओम का नियम तो वही है, हम जानते हैं। ओम के नियम से क्या जानते हैं? ओम के नियम से आप जानते हैं ये V इक्वल टू होता है I, या इसको कह सकते हैं कि I इक्वल टू होता है V अपान R। यानी जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करके और वोल्टेज इनपुट करते हैं तो जो टोटल फ्लोइंग करंट है वो V अपान R के रूप में डिफाइन होती है। अब अगर हम ये कहें कि पहले प्रतिरोध के दोनों सिरों पर बहने वाली धारा जो है I1 है, तो उसको हम कहेंगे V अपान R1, क्योंकि V डजंट डिवाइड हियर, ठीक। I2 यानी दूसरे प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच जो बहने वाली धारा है उसको कहेंगे V अपान R2, और I3 जो है यानी तीसरे प्रतिरोध के दोनों टर्मिनल्स के बीच बहने वाली धारा I3 वो कितनी होती है? V अपान R। यानी टोटल फ्लोइंग करंट डिवाइड्स इनटू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस।
यानी हम ये कह सकते हैं कि कुल प्रवाहित धारा जो है बाह्य परिपथ में कुल प्रवाहित धारा इन अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों पर प्रवाहित धारा के योगफल के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। अब यहाँ आई की वैल्यू आपके पास क्या है, V अपान R है। I1 की वैल्यू क्या है, V अपान R1 है। I2 की वैल्यू है V अपान R2 और इसी तरह से I3 इज V अपान R। देखिए V इज कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आल्सो, देयरफॉर V में है इन नेक्स्ट स्टेप V में बी कैंसिल आउट बोथ साइड, दोनों पक्षों से V को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तब आपके पास बचेगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, इस तरह से। अब इसको कहेंगे कैसे, कहेंगे ये कि समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। अब इसको वही घटता है कि बढ़ता है कैसे देखेंगे, तो इसके लिए फिर से वही आप जो पहले लगाए थे कॉन्सेप्ट वो लगा दीजिए। क्या वो ये कि अगर हम ये कहें कि R प्रतिरोध के मतलब सेम मैग्नीट्यूड के n जो प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं, तब उनका जो परिणामी प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 1 अपान R कितने टाइम, n टाइम्स। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 अपान R इज इक्वल टू n इंटू 1 अपान R, यानी जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, R अपान n हो जाएगा। यानी यदि समान परिमाण के सेम मैग्नीट्यूड के n जो रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलली कंबाइन कर दिए जाएं तो उनका जो रिजल्टेंट है एक प्रतिरोध के परिमाण का 1 अपान n गुना होता है, मतलब nth पार्ट ऑफ दी 1 रेजिस्टेंस। अब 1/n भाग हो जाता है या 1 अपान n गुना हो जाता है, तो उसका मतलब कि प्रतिरोध घट जाता है। यानी जब किसी बाह्य परिपथ में प्रतिरोध कम करना हो तो कैसे जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में। दूसरा कैसे कर सकते हैं कि यदि प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो परिणामी प्रतिरोध के मान में कमी आती है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का ये थ्योरेटिकल और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है कॉन्सेप्चुअल, और ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगले वीडियोस में जो अपन न्यूमेरिकल इसका एप्लीकेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, उस पार्ट को आप जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि वो पार्ट आपका बहुत मजेदार तो रहने ही वाला है, उससे ज्यादा है उसका इंपॉर्टेंस। कोई भी कंपटीशन, अभी आपका नीट का रिजल्ट निकला, अभी आपके जेई में गए इंजीनियरिंग में लोग, वो बिना रेजिस्टेंस के नहीं जाते। करंट जो है चालक में फ्लो ही होनी चाहिए, तभी आप इन परीक्षाओं में अच्छी उपस्थित दर्ज करा पाएंगे। तो मैं आपसे कहने वाला ये हूं कि इसका जो न्यूमेरिकल रिटर्न मैं आपको देने वाला हूं अगली वीडियो में, वो जरूर से जरूर देखिए। धन्यवाद।